अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। इसके साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि हम देख रहे हैं कि सैलाब जैसी सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि ये कुदरती आफत है, उनके लिए बहुत सारी नेक दुआएँ हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं कि जल्द अज जल्द उनका जो ये इम्तिहान है ख़त्म हो जाए। वैसे ये इम्तिहान आप लोगों का भी है, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों का साथ देना है। बेशक। तो आज के शो में क्या क्या है आपको बताते हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान खूबसूरत है, कुदरती हुस्न से मालामाल है। जो यहाँ आता है हुस्न में खोसा जाता है। मुल्की के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान का जौक दर जौक रुख करते हैं। आज है जी सयाहत का आलमी दिन और शो में आज हम बात करेंगे न सिर्फ कुदरती सयाहत की बल्कि तारीखी सयाहत की। एग्जैक्टली। इसके अलावा जनाब सिंध में पहले सैलाब से तबाही हुई। अब हम ये देख रहे हैं कि बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कि दिन गुजरने के साथ साथ मजीद वर्स्ट होती जा रही है। एग्जैक्टली बढ़ती जा रही हैं। गैस्ट्रो हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। इससे कई हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन कुछ हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, इसलिए आप एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिंध के शहरों का बुरा हाल है। स्किन की डिजीज़ भी जो हैं वो फैलती चली जा रही हैं और इस तरह की डिजीज़ में मुब्तला मरीजों का कराची के अस्पतालों में रश लग चुका है। ऑलरेडी कराची के अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि कराची वाले जो डेंगू से अफेक्टेड हैं वो भी अस्पतालों में एडमिट है। ऑलरेडी कराची के अस्पतालों की हालत ही कितनी है। तो क्या वो तमाम फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, या फिर हम ये कहें कि खुदा न खास्ता सिंध का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर इक़दामात नहीं किए गए, क्योंकि जाहिर है जब इक़दामात नहीं होंगे तो सिचुएशन अलार्मिंग होती जाएगी। इस पर भी आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, कैंसर ना कोई और जानलेवा मरज़। पंजाब में नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं और ये नौजवान हैं। अब उनकी क्यों इतनी कम उम्र में दिल के दौरे पड़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है, साइकोलॉजिकल है या फिर कुछ और, इस पे भी आज बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो जिस बारे में बात करने लगी हूँ ना, ख़वातीन ज़रा गौर और फिक्र से सुना, क्योंकि जाहिर है मेकअप के हवाले से मैं बात करने लगी, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जी वो ट्रेंडी मेकअप हो, उनका प्यारी लग रही हो। शौक नहीं होता, लाजिम व मलजूम होता है। लाजिम व मलजूम होता है। और उनका मेकअप बॉक्स जो है बहुत अच्छे मेकअप से भरा हुआ हो, ब्रशेस कौन कौन से कब कब यूज़ करने, और स्पेशली पार्टी मेकअप जो कि बहुत इन है हमारी सोसाइटी में, उसमें आपने क्या लिपस्टिक लगानी है, आई शेड कैसा होना चाहिए। आपको पता चल गया होगा कि बहन का फेवरेट टॉपिक कौन सा है। और महक जो है वो गई, उन्होंने नादिया हुसैन से बातचीत की, टिप्स लिए हैं ये मैंने उनसे, क्योंकि नादिया का अपना मेकअप बहुत अच्छा होता है। तो जो नादिया ने टिप्स शेयर किए हैं वो आगे चल के हम प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, बात यह है कि ट्रैफिक में फंसना किसी अजियत से कम नहीं होता है, लेकिन भारत में लड़का लड़की ने इस अजियत को ज़िंदगी का यादगार दिन बना लिया। लड़के ने खातून को घर छोड़ने की पेशकश की और फिर ट्रैफिक हो गया, फिर करीबी रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस खाने की वजह से दोनों की ज़िंदगी में तब्दीली आई और फिर उन्होंने शादी कर ली। अच्छा देखिए, शादी तो हो गई, 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। अब आपको जरा थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हैं कि जी ट्रैफिक जाम क्यों हुई थी, क्योंकि एक वहां पर ब्रिज बन रहा था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन वो ब्रिज अभी तक ज़ेरे तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रुदात लड़के ने ट्विटर पैगाम में शेयर की है। अपना इंटरेस्टिंग। हाँ, अपना सा इसलिए लगता है क्योंकि भारत हो या पाकिस्तान हो, एटलीस्ट ये एक चीज जो है कि सुस्ती है। टेंडर पास हो जाते हैं, प्रोजेक्ट 1 भी हम देख लेते हैं, 2 भी देख लेते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, ताखीरी हरबे होते हैं। वहां पर भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। यहाँ मैं अपना भी दुखड़ा रोना चाहता हूँ। जौहर से यहाँ तक आने में 5 जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ बारिश की वजह से और रोड ख़त्म हो गई थी, और अब उसको हर हफ्ते कहते हैं कि आज बनेगी, कब बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी। वो बन के नहीं दे रही है और गाड़ियाँ ख़राब होती जा रही हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। खुशियाँ मिलेंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, माली मुश्किलात दूर हो सकती हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता है, ये मुझे नहीं पता, ये आज हम पता करेंगे। क्या आपका आने वाला हफ्ता या मौजूदा हफ्ता आपको किसी परेशानी में तो मुब्तला नहीं कर सकता। आपका कारोबारी लिहाज से ये हफ्ता कैसा है, बिकॉज सितंबर का ये आखिरी हफ्ता, और सितंबर बहुत सारे लोगों के लिए सितमगर साबित होता है। तो ये जो लास्ट वीक है सितंबर का, ये तमाम जो ज़ियोडिक साइंस हैं उनके लिए कैसा होगा, तो ये आज हम आपको बताएंगे। तो हमने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आज सकाफत और जिद्दत का ये सयाहती मकामात और सयाहत के हवाले से अहम दिन है। लाहौर को शहर बेमिसाल बनाया जा रहा है। अब लाहौर को पहले ही बागों का शहर कहा जाता है, हर तरफ हरियाली होती है। लाइक
इमेजिन करें आप लाहौर की किसी भी गली में चले जाए ना, आपको वहाँ दरख्त भी मिल रहे हैं, आपको वहाँ क्यारियाँ भी मिल रही हैं, आपको वहाँ पर पौधे भी मिल रहे हैं और फिर लोग उनसे प्यार भी करते हैं। इसलिए क्योंकि शायद डे 1 से लोगों को ये बताया गया है कि हरियाली आपके मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदियों पुरानी मुगलिया दौर की तामीरात हो या चटपटे पकवान हो, लाहौर अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल। और आप सबसे अच्छी बात है जब भी हम सयाहत की बात करते हैं, जब भी हम सयाहत की बात करते हैं, क्या आते थे नॉर्दर्न एरियाज, लेकिन आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, जब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, ट्रिप अपना प्लान करते हैं, तो ना सिर्फ वो कुदरती हुस्न की जानिब जाते हैं बल्कि वो हिस्टोरिकल साइट्स की जानिब जाते हैं। और हमारा शहर लाहौर, आपको पता है कि वो अंदरून लाहौर जितना तारीखी चीजों से भरा हुआ है ना फैसल, आप यकीन करें आप पूरा एक महीना प्लान कर सकते हैं कि आपने भाटी गेट एक दिन विजिट करना है, एक दिन आपने लोहारी गेट विजिट करना है, एक दिन आपने बादशाही मस्जिद जाना है, एक दिन आपने ये मीनार पाकिस्तान जाना है, एक दिन आपने शाही किला जाना है, एक दिन आपने फूड स्ट्रीट जाना है। देखें ये बड़े मजे की जहाँ जहाँ आपने जाना है वहाँ वहाँ के चटपटे पकवान खाने, क्योंकि अच्छा एक बड़ी मजे की चीज मैं आपको बताऊं लाहौर के बारे में कि लाहौर के जो अंदरून इलाके हैं, अब आप सोचोगे अंदरून है पता नहीं कैसा होगा, लिटरली वो इतना साफ है, आप पैदल सफर कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम ईद पे गए थे, हमने वहाँ पे पैदल हम वहाँ पे गए थे, मजा आया था बहुत ज्यादा। 45 मिनट घूमते रहे थे और महक हमारी ट्रैवल गाइड थी। तो अभी आयशा था कि आपको रिपोर्ट दिखाते, तब तक मैं और महक जो है वो यादें ताज़ा करते हैं। लाहौर के बारे में एक कहावत मशहूर है, जिन्हें लॉर्ड ने तकिया ओ जमिया ही नहीं, जिसे सयाहों के लिए पुरकशिश शहर भी करार दिया गया है। चलिए आज आपको जिंदा दिलों के शहर लाहौर की सैर करवाते हैं। लाहौर में मुगलिया दौर के वसी और अरीज बागात भी मौजूद हैं। यही वजह है कि इसे बागों का शहर भी कहा जाता है। सयाह यहाँ आए और इन बागात में ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तारीखी शहर की पहचान मुगलिया दौर की तामीरात हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब ने यहाँ अपना हिस्सा डाला। यही वजह है कि लाहौर आज एक बहुत बड़ी विरासत है। अंदरून लाहौर को तिलिस्माती नगरी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यहाँ मौजूद लकड़ी की बनी बालकनियाँ सयाहों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर करती हैं। यहाँ की गलियाँ तंग जरूर हैं मगर यहाँ बसने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। लाहौर में कदीम मसाजिद के साथ साथ सिखों के लिए यहाँ महाराजा रणजीत सिंह और सर गंगाराम की समाधि भी मौजूद है। मस्ती सियाहत के बाइस लाहौर की अहमियत और भी बढ़ जाती है। शाम होते ही अंदरून लाहौर में वाक़े फूड स्ट्रीट की रौनकें भी उरूज पर पहुंच जाती हैं। खाबों के शौकीन लाहौरियों के शहर में आएं और मनपसंद खावे न खाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हाल ही में लाहौर को दुनिया के 52 पुरकशिश शहरों की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।
रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब इसी पर बात करने के लिए सेक्रेटरी सयाहत पंजाब एहसान भुट्टा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। एहसान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि सयाहत का आलमी दिन है, हमने देखा है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज तो हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। पंजाब में सयाहों का क्या रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूं, बिकॉज़ लाहौर हमें पता है कि बड़ा तारीख़ी शहर है, इसके अलावा साफ़ भी है, ग्रीनरी भी बहुत है। तो जो आते हैं यहाँ पर लोग लाहौर को देखने के लिए, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? बहुत शुक्रिया जी, आप आज आपने मौका दिया। आज जिस तरह आप समझते हैं कि 27 सितंबर है जो सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है तमाम दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये मनाया जा रहा है। इस बार जो दुनिया में टूरिज्म है वो आफ्टर पेंडेमिक और कोविड के जो है ये री थिंकिंग टूरिज्म के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। यही थीम है इस साल की जो हमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। आप सारे जानते हैं कि ये हम पंजाब के हवाले से मैं इतना बताता हूँ कि हमने ये कल ना सिर्फ लाहौर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी साहबान जो हमारी हेरिटेज और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आर्कियोलॉजी और टीडीसीपी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सेमिनार, वॉक्स और इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। जिस तरह लाहौर के अंदर हमने जब शुरू किया तो आप जानते हैं हेरिटेज थ्रू लेंस का एक एग्जीबिशन, हमने फोटोग्राफिक एग्जीबिशन जो हेरिटेज वैल्यूज़ और तस्वीरों के लिए था। तमाम जो हमारे टीडीसीपी का एक विंग है, तो हमने चन्योट, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे बहुत कम लोगों को रसाई हासिल थी। तो जब गवर्नमेंट ने और डिप्टी कमिश्नर साहबान की तवज्जो से हम गए हैं तो हमने वो जगहों को ना सिर्फ एक्सप्लोर किया है बल्कि कैप्चर किया है थ्रू कैमरास, और फिर उसको हम प्रमोट कर रहे हैं थ्रू एग्जीबिशन। तो यही हमारा इसका कंसेप्ट था एग्जीबिशन का। और फिर 27 तारीख को आज जिस तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और लाहौर के अंदर हमने एक वॉक अवेयरनेस वॉक का आगाज़ किया है, और उसके बाद रात को जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा वो जो कल्मिनेशन कह लीजिए वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट शालामार गार्डन है, जो इसे कहते हैं ना, ये हमारी साइट सीइंग डबल डेकर बस के ऊपर लोग 3 बसें इतने फैमिलीज जा रही हैं। रात के इल्यूमिनेशन के अंदर शालामार की हिस्ट्री बताई जाएगी। और इस इवेंट में इसमें सिर्फ हमने अपना डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पुकार और आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर और इंडस्ट्रीज के पिसिक के साथ मिलकर लाइव आर्टिजन्स जो काम करेंगे महारत के साथ कि किस तरह हमने ये कुम्हार कैसे बनाता है या ये जो सारी इंडस्ट्री उनका यहाँ पे शो है, तो इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि सेहत के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है, तो इसके अलावा हुकूमत पंजाब सेहत के फ़रोग के लिए मज़ीद क्या क्या इक़दामात उठा रही है? जिस आपने अभी बात की है कि इस बार हम सेहत के लिए गवर्नमेंट और पंजाब में क्या काम हो रहा है, ये मैं बता देता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, बड़े अफसोस से हुआ था फरवरी के महीने में मरी के अंदर वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानों का ज़ाया हुआ। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी सोचा कि क्यों ना हम टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए कोई ऐसी फोर्स बनाए। तो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड एक ऐसी फोर्स बन गई है जिसको हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और पहली फुर्सत में हमने मरी के अंदर, उसके बाद पूरे पंजाब में जिसमें टेक्सला जो हेरिटेज साइट्स हैं रावलपिंडी के अंदर या डबल डेकर बस है रावलपिंडी में, लाहौर के मानूमेंट्स कितने इसे हम सदर्न जोन सेंट्रल जोन कहते हैं, जिसमें शालामार गार्डन है, जिसमें लाहौर का म्यूज़ियम है, जिसमें आपका लाहौर का किला है, जिसमें जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा है, ज़ू है। ये ऐसी साइट्स हैं यहाँ पे हमने फोर्स को लगाया है। और उसके बाद हम ये अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह सदर्न पंजाब जिसमें मुल्तान और बहावलपुर और डीजी खान, फोर्ट मनरो शामिल है, वहाँ पे भी इनका आगाज़ करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि इसके 3 ही मकासद हैं, फैसिलिटेशन, और फिर उनकी हेल्प कि उनको कैसे हेल्प आउट करना है, और अगर कहीं पे होटल्स या रेस्टोरेंट्स या प्राइस का बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा माने जाते हैं तो उनका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के लॉ उनको करते हैं कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आवाम के लिए ज़रूरी है। तो ये तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई जो अभी मौजूदा हमने 2 महीने के अंदर की है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है या TDCP है, फैमिली गार्डन्स हम बहुत ज़्यादा हमने इनिशिएट किए हैं। अपनी नई साइट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने 25 तारीख को ढोक टालियाँ एक वो इरिगेशन का एक जगह है, उन्होंने हमें डैम दिया, वहाँ पे हमने इसको आगाज़ किया है। बोटिंग की फैसिलिटी है, लखवाल डैम है चकवाल में, धराबी डैम है, तो इसके अलावा वो मियाँ वाली में हमारा जो दाऊद खेल है, तो चाचरा शरीफ रहीम यार खान, ये 5 साइट से हमने डेवलप की हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के तवसत से, और हमने उसमें बोटिंग का भी और फैमिलीज़ का उधर रिजॉर्ट वगैरह भी किए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये हमने कोशिश की है। इसके अलावा साइट सीइंग बस जो हमारी डबल डेकर
एक ब्रांड बन चुका है TDCP और टूरिज्म डिपार्टमेंट का। तो 9 हम नई लेके आ रहे हैं, तो पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पे काम करेंगी। सही भुट्टा साहब, इट्स वेरी ग्रेट कि आप ना सिर्फ लाहौर बल्कि हम पूरे पंजाब पे तवज्जो है और बड़े अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड टूरिज्म की इस्तिलाह आम हुई, इससे क्या मुराद है? नाजरीन को इस हवाले से प्लीज़ आगाह कीजिएगा। और जिस तरह सारों को पता है कि पिछले 2 साल जो है कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत मुश्किल हालात रहे थे। इकोनॉमी जो टूरिज्म आगे जा रहा था वो एकदम उसको स्टैंड स्टिल पे आ गया और रिस्ट्रिक्शंस आ। लेकिन ये देखें, आप अगर गौर करें तो 2022 में जो लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन की रैंकिंग आई है उसके तहत 127 मुल्कों में पाकिस्तान 89 पे था 2020 में, अब वो 83 पे आ गया, यानी कि 6 दर्जा इसकी तरक्की हुई है। तो वो 83 नंबर पे टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के हिसाब से है। देखें, टूरिज्म वहीं पे होता है जहाँ पे सिक्योरिटी हो, नंबर 1, फैसिलिटेशन हो टूरिस्ट की, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो फैसिलिटेशन में क्या है, वाशरूम होने चाहिए, पीने का पानी हो, बैठने की कोई जगह हो मुनासिब जो है, फिर इसके बाद टक शॉप या रेस्टोरेंट उधर और चीप रेट्स के ऊपर होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं बेसिक, या इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबको पता है रोड्स वगैरह का होना ज़रूरी है। अच्छा भुट्टा साहब, ये आखिर में बताएं, इस वक्त मुल्क को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, तो आप नहीं समझते कि सूरत हाल के सबब सयाहत जो है वो शदीद मुतासर हुई है और एक चैलेंज है, तो उसे कैसे निपटेंगे? हम सैलाब की एक कफ़ियत से दो चार है हमारा पूरा मुल्क, जिसमें ना सिर्फ हमारा DG खान राजनपुर की तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा KPK बलूचिस्तान और सिंध में भी ये बहुत आया है। और हमारी जो हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब और पूरी गवर्नमेंट है ये फ़्लड की रिहेबिलिटेशन के कामों में लगी है। इससे साफ सी बात है कि टूरिज़म मुतासिर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे अवाम में इतनी मैच्योरिटी है। देखें, हम टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास अगर कश्तियाँ थी वो हमने रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी कि चाचना शरीफ है या जिधर भी आपको ज़रूरत है तो आप फ्लड रिलीफ के लिए उसको यूज़ करें। तो यही एक है, पूरे मुल्क जब इकट्ठे काम करते हैं तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। और इसी के तहत हम समझते हैं कि ये 2 से 3 महीने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए लगेंगे। ज़रूर इन मुतासिर हुआ है टूरिज़म फ्लड की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह कंबाइंड एफर्ट के साथ तमाम डिपार्टमेंट मुतफ़क्का चलेंगे और आवाम को फैसिलिटेशन के साथ गाइडेंस और हेल्प आउट करेंगे, और पंजाब टूरिज्म स्क्वाड भी इसीलिए हमने बनाया है, तो मैं समझता हूँ ये टूरिज्म दोबारा फ्लरिश करेगा। जिस तरह कोविड के दौरान ये स्टेटस को पे या स्टैंड स्टिल पे आ गया था, फ्लड के भी 2-3 महीने मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखूँगा कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह हमें हेल्प आउट कर रही है, तो मैं समझूंगा ये टूरिज्म दोबारा इसको पीक पे जाएगा। बहुत शुक्रिया। भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में जो तारीख़ है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, तारीख़ी सयाहत के बड़े ज़बरदस्त मौक़े हैं, यानी गंधारा बुद्ध तहज़ीब से लेकर मुग़ल तक। वहीं दूसरी जानिब ख़ित्ता ये हमारा बड़ा कुदरती हुस्न से माला माल है। एडवेंचर टूरिज़म तक अब हम जा रहे हैं। अब हम जो है वो इको फ्रेंडली टूरिज़म की एक टर्मिनोलॉजी भी आ रही है, और जब जब हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज क्योंकि आलमी दिन है सयाहत का, इसलिए हमने आज दावत की है वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑटम जो है वो इस वक्त पूरे रीजन में आ चुका होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, और इस वक्त हर सू जो है वो सुनहरे मनाजिर जो है ना, दरख्तों ने भी जो है वो सोने की एक जो है वो लहर ओढ़ ली होगी। अच्छा फैसल, आपने तो विजिट किया नेवर इन ऑटम, ये एक खलिश, आप ऑटम जिंदगी में ये खलिश रह गई। तो राजा साहब से जान लेते हैं। ठीक है, राजा साहब से भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे, बिकॉज ये एक ख्वाहिश ही होती है कि आप फलाने मौसम में यहाँ का सफ़र करें या आप सर्दियों में जाएं। अच्छा, जैसे हमने बात की ना पाकिस्तान की खूबसूरती की, आप नाम लें कि कौन सी चीज़ हमारी सरजमीन में नहीं है, हर चीज़ है। दीगर ममालिक में आपको मैन मेड करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास सब कुछ कुदरती है, और ये अल्लाह ताला का खास तोहफा है। इस तोहफे की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। 27 सितंबर यानी आज का जो दिन है, ये हम सयाहत का आलमी दिन मना रहे हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है सयाहों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, और बड़ा मज़ा आता है जब हम अपने मुल्क के कुदरती हुस्न की बात करते हैं, खूबसूरत जगहों की बात करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों की बात करते हैं, वो चाहे हरियाली है, चाहे वो बर्फ पौश पहाड़ियाँ हैं। और फैसल जो है वो तो भाई हर जगह से हो के आए हुए, कुछ तशनगी अभी बाकी रह गई है। अच्छा चलिए, आपको छुट्टियां देंगे, आप घुमाइएगा दोबारा। बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो को तोहफे में चित्राली टोपी पेश करने वाले जवाद खान, उनसे आपको मिलवाएंगे। और इसके अलावा
सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया, जिसके बाद बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं। इस सब पे होगी बात एक ब्रेक के बाद। और जहां एक जानिब तारीख़ी हमारे पास बहुत मालामाल है, हमारी रिच कल्चर है, वहीं पे कुदरती हुस्न जो है वो भी भरा पड़ा है। तो वज़ीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ख़िज़ा ने जो है वो गिलगित को जो है वो बल्तिस्तान को खुशामदीद कह दिया होगा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के इस दिन के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान को आपने मौका दिया कि अपने खूबसूरती और इस इलाके की नेचुरल खूबसूरती के बारे में और यहाँ के पॉजिटिव टूरिज्म के बारे में कुछ कहूँ, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। थैंक यू सो मच जी आपका। इट्स अ प्लेजर सर। अच्छा ये बताइए राजा साहब कि जहाँ एक जानिब हमने इससे पहले देखा है कि लाहौर में मुगलिया जो दौर के जो माशाल्लाह से फनपारों से लेके शाहकार तक भर पड़े हैं, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में उसकी अपनी एक तारीख है, कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन दुनिया जो है वो अब इको टूरिज्म की जानिब जा रही है। तो हमारा जो रीजन है वो कितना अब तक उस पर अमल कर पाया है? देखें जी, इको टूरिज्म इस वक्त पूरी दुनिया की मजबूरी भी है। जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए हमें भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो हमने शुरू किया हुआ गिलगित बल्तिस्तान प्लास्टिक फ्री जोन, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और काफ़ी चीज़ें हमने पाइपलाइन में भी है और कुछ चीज़ों पे काम चल भी रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले कोई प्लानिंग नहीं था। जिस तरह से टूरिज्म की बूस्ट जो इस वक्त एक फ्लो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, पूरी पाकिस्तान से जितने भी लोग सयाह आते हैं पूरे इस वक्त, तो इस दफा मेरे ख्याल से इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी काफ़ी अच्छी खासी एक रिकॉर्ड हमने जो है ना यहाँ पे इनको होस्ट किया है। तो इस वक्त पूरी एशिया के मेरे ख्याल से बेस्ट डेस्टिनेशन में से है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, जो कि नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल के लिए माना जाता है। यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती से लेकर, हरियाली से लेकर, दरियाओं से लेकर, सहराओं से लेकर प्लाटो आपके पास हैं, और कोल्ड से कराची, नंगा पर्वत। तो हमें इस इलाके की प्रोटेक्शन के लिए हमें इको सही ठीक है। राजा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और जीपी की हम बात कर रहे हैं, और ये वो इलाका है पाकिस्तान का कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से जो सयाह यहाँ पर आते हैं यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं। और यकीनन इस जगह को डिस्कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही फैसल एक तरफ तारीख़ी और दूसरी तरफ कुदरती, और हमारा मुल्क इस तरह की कुदरती सहूलियात से माला माल है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस तरह की सहूलियत नहीं दी कि हमारे पास चारों मौसम हैं, हमारे पास इतनी खूबसूरत, इतनी कुदरती, इतनी तारीखी जगहें हैं, और उन जगहों को एक्सप्लोर करना और सबसे बड़ी बात उनको महफूज रखना। और उससे भी अच्छी बात पता है कि सयाहत उस वक्त मजीद दिलकश हो जाती है जब उस खित्ते के लोग भी अच्छे हों। तो पंजाब से लेके, सिंध से लेके, गिलगित से, खैबर पख्तूनख्वा से लेके कश्मीर तक सब के सब लोग बड़े वेलकमिंग हैं। तो आइए पाकिस्तान को डिस्कवर कीजिए। आगे चलते हैं जी। और सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हुक्म इम्तना ना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। इरफान, बताएगा डिटेल्स। देखें, ये बहुत तफसीली समात कल हुई थी। इसकी गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ख़ुद अदालत पहुँचे थे। हालांकि उन्हें अदालत ने तलब नहीं किया था, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। जो केएमसी की तरफ से जवाब जमा कराया गया था उसमें ये कहा गया था कि बहुत बड़ा रेवेन्यू इस तरह जनरेट हो सकता है जो केएमसी टैक्स वसूल कर रही है दीगर ज़राए से, उसमें जो बेशतर शहरी हैं कराची के वो टैक्स नहीं देते। इसलिए हमने ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया है जिससे यकीनी बनाया जाएगा कि कम से कम 3 अरब रुपए सालाना केएमसी जमा कर सके, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा कराची के लिए। हम ये तरक्याती काम करेंगे इसके ज़रिए। अदालत का जो बुनियादी सवाल था, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, वो बार बार मुर्तज़ा वहाब से पूछते रहे कि हम आपको टैक्स वसूल करने से नहीं रोकते, मगर आप ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये टैक्स वसूली का क्या
लाजवाज़ है। आप जो जायज़ टैक्स हैं वो वसूल ज़रूर करें, मगर के इलेक्ट्रिक को अगर कोई 200 रुपये टैक्स ना देना चाहे और वो बिजली का बिल अदा ना करे तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। हम इस जुल्म की इजाज़त नहीं दे सकते। बहुत लंबी समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कोशिश की अदालत को मुतमईन करने की, मगर के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये वसूली होगी, इस पर अदालत मुतमईन नहीं हो सकी। और जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला का भी अदालत में यही कहना था कि ये जबर के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि टैक्स वसूली की। और के इलेक्ट्रिक जी फैसल इरफान, एक मुख्तसरन मुझे बताइएगा, जिस वक्त अदालत ने ये रिमार्क पास किया था कि आप टैक्स ले रहे, कचरा तो उठता नहीं, उस पर कैसे मुतमईन किया था मुर्तज़ा वहाब ने? सिर्फ ये बता दें और कोई सवाल ही नहीं। देखिए, न सिर्फ कचरे का जिक्र किया अदालत ने कहा शहर में कचरे का ढेर है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं हैं, डकैतियां हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आप मज़ीद टैक्स वसूल करेंगे और के इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूल करेंगे। अदालत मुर्तज़ा वहाब के पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम बना रहे हैं और इसको बेहतर करेंगे, निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, आप हमें मौका दें। बार बार वो ये इस्तदा करते रहे कि हमें एक मोहलत दे दें, आप 2 दिन की मोहलत दे दें, 1 दिन की मोहलत दे दें। मैं आपको मुतमईन करूंगा कि ये निज़ाम शफाफ तरीके से अपना काम करेगा और ये टैक्स वसूल किया जाएगा। ताहम अदालत ने बार बार मुर्तज़ा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा कि शहर का बेड़ा गर्क है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गटर उबल रहे हैं, कचरे का ढेर बना हुआ है शहर, और आप टैक्स वसूल की बात कर रहे हैं। हम के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये जुल्म होने नहीं देंगे और ये जुल्म है। इसलिए अदालत ने यह हुक्म इम्तिनाई जारी किया है और जो टैक्स वसूल किया जा रहा था म्यूनसिपल टैक्स, उसको अदालत ने फ़िलहाल के इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूली रोक दी है। ठीक है इरफान, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला है। और अगेन हुई के फैसले का ना, इससे बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं, तो कुर्सियां हमने हिलती हुई देखी है। एक बड़ी कुर्सी का जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, यानी मशहूर अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो को तोहफे में चित्राली टोपी पेश करने वाले जवाद खान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक के बाद जवाद खान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी जोड़े की गलत पार्किंग पर अमरीकी अदालत में पेशी हुई। पाकिस्तानी जज अमरीकी जवाद खान ने जुर्माने की सज़ा सुनने के बाद जज फ्रैंक कैप्रियो को तोहफे में चुतराली टोपी पेश कर दी। अभी आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए जवाद खान और उनकी अहलिया हमारे साथ इस वक्त यूएसए से मौजूद हैं। जवाद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अच्छा, अज़राए मजाक में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यार ऐसा क्या हुआ था कि आपने जज को टोपी पहना दी, वो भी चित्राली? असल में था ये कि यहाँ पे आप जब पार्किंग करते हैं तो ओवरनाइट आप पार्किंग गाड़ी नहीं छोड़ सकते, लेकिन चूंकि मेरी अहलिया जो है इस स्टेट से नहीं है और उनको लॉस का नहीं पता था, तो मैंने इनसे पूछा गाड़ी पार्क कर दी, उसने बोला हाँ। तो नेक्स्ट डे देखा तो उस पर टिकट लगा हुआ था। तो जब मैं गया टिकट पे करने के लिए कोर्ट में, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि मेरे पास 2 और भी टिकट्स हैं, लेकिन वो मेरी गाड़ी पे नहीं, मेरी अहलिया की गाड़ी पे हैं। तो वो 2 टिकट्स जो थे फर्दर तकरीबन कोई मेरे ख्याल से $400 के थे। तो फिर इनको वहाँ पे कोर्ट में जाना पड़ा था। तो फिर इनको साथ में लेके गया वहाँ पे, फिर पता लगा कि इन्होंने जो है वो रेड पे राइट टर्न्स ले लिए थे और कैमरे ने इनको कैप्चर कर लिया था। तो जिस पे फिर हमारी जज साहब से जो है काफ़ी बातचीत वगैरह हुई और प्लान ये था कि मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग प्लान करके गए थे, ये था वो था। बात ये थी कि मतलब मुझे तो पता था कि वो यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे मूव हूँ। तो मैंने सोचा अगर उनसे मुलाकात हुई तो चले उनको मैं गिफ्ट दे दूँगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब लेके आए थे लास्ट ईयर और उनकी थी ख्वाहिश कि मैं उनसे मुलाकात करूँ जाकर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए उनसे मुलाकात। तो गिफ्ट उनका पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला चले कभी मौका मिला तो जाएंगे। मौका मिला, चले गए वहाँ पे, टिकट भी था और साथ में जो है इनसे बातचीत वगैरह हुई और फिर एंड में मैंने उनको तोहफा पेश किया, जो कि उन्होंने बहुत दिल से कबूल किया और बहुत खुश हुए और उन्होंने एंड में टिकट भी हमारी डिसमिस कर दी। वाह, क्या बात है। जवाद भाई, ये बताएं ओरिजिनली आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पेशावर से, बल्कि हम दोनों का ताल्लुक पेशावर से ही है, खैबर पख्तूनख्वा से। ज़बरदस्त। अच्छा, इसीलिए फिर, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं पखोल, तो पखोल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड चित्राली टोपी इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मोहब्बत जो है वो मोहब्बत दोनों की सेम ही रहती है। मोहब्बत तो
मतलब मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से उनको गिफ्ट दूं, लाइक अच्छा, हम इससे पहले भी फ्रैंक कैप्रियो जो है वो बड़े मशहूर जज हैं अपनी जजमेंट्स और अपनी कन्वर्सेशंस के हवाले से। जिस वक्त आपने उनको टोपी पेश की तो उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बहुत खुश हुए, बल्कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया ऊपर ही ऑन द टेबल, और बोला कि इनको ले गया ऊपर, हमें ऊपर लेके गए, वहाँ पे उनके साथ हम खड़े हुए। तो वो ही वाज ट्राइंग के मतलब फिगर आउट करें कि टोपी कैसे पहनूं, क्योंकि न्यू थी उनके लिए। तो मैंने उनको बोला लेट मी हेल्प यू, तो फिर मैंने उनको जो है टोपी पहनाने में हेल्प की। तो वो मैं उनसे 3-4 दफा मिल चुका हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने वीडियो अपलोड करवा दी। तो अच्छा, ये 3-4 मुलाकातें सारी तो यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में इवेंट्स होते हैं तो उन पे भी हम मतलब मुलाकात वगैरह हो जाती है। इसके अलावा टिकट भी मैं ले चुका हूँ, तो उस पर भी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन उन्होंने हर बार टिकट डिसमिस किए हैं, क्योंकि मतलब वो अगर आपकी गलती ना हो तो डिसमिस कर। अच्छा, अब ज़रा हम भाभी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एज वेल। ओके, सो व्हिच स्टेट डू यू बिलोंग फ्रॉम एंड व्हाट वर रूल्स डिफरेंट? Oklahoma, nothing is different, but there is no cameras on the lights, and we have a lot of cameras here, so that's the only difference. Okay, so you were caught. That was the difference. That was the difference. Yes. Okay, so it's not about comparing the system, but whenever we see Judge Frank Caprio's video, what we conclude is a very frank judge. Whenever you go to him, it's not like scolding anybody else, but listening to the appellant, listening to the people, and then passing on such remarks that the appellant or the people who are coming with the ticket, they are waived as well. So when your ticket was waived, what was your feeling? I was feeling good. I was like, okay, thank you. जाहिर सी बात है, जुर्माना अगर किसी का वेव ऑफ कर दिया जाए तो एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे जवाद भाई, प्रोफेशनली आप वहाँ पे क्या करते हैं, कितने अरसे से रहे हैं? मैं मोटेल्स रन करता हूँ, बिजनेस वगैरह मैनेज करता हूँ। और कितने अरसे से आप वहाँ रह रहे हैं? मुझे हो गए हैं ओवर लाइक 7-8 इयर्स, 7-8 साल हो गए मुझे। ओके, अच्छा, वैसे ये जज जो हैं ये बड़े मशहूर हैं, तो सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड करने की हद तक खुश अखलाक नज़र आते हैं, या फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी पार्टीज़ में जब आपकी मुलाकात होती है उस वक्त भी ये उतने ही खुश अखलाक नज़र आते हैं? ये मतलब जितना कैमरे पे आपको खुश अखलाक नज़र आते हैं, इससे कई गुना बढ़कर ये एक्चुअल लाइफ में आपको खुश अखलाक नज़र आएंगे। लाइक you wouldn't believe कि ये मतलब इतने बड़ी पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ। ठीक है, थैंक यू सो मच जवाद भाई एंड भाभी, और हम दुआ करते हैं कि आप मज़ीद जो है वो टिकट्स आपके पास ना, और अगर आए भी तो वो जज जो हैं वो फ्रैंक कैप्रियो, उनके साथ ही जो है आपका मुकालमा हो। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारी साथी एंकर नादिया हुसैन के पास गई, उन्होंने क्या ब्यूटी टिप्स दी ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, और जो ये अब हम आपको मनासिर दिखाने वाले हैं इसमें आपको काफ़ी हंसी आएगी। एक बच्चे की शरारत देखिए, बच्चे अमूमन शरारती ही होते हैं और कहीं पर भी चले ना अम्मा की शर्मिंदगी का बायस ज़रूर बनते हैं। अब ये बच्चा भी ऐसे ही था, फंस गया भाई, यकीनन शरारतें करते करते अब देखें, अब भरपूर कोशिश की जा रही है कि उसका सर किसी ना किसी तरह निकाल लिया जाए, लेकिन इस बच्चे को ही पता है कि जैसे ही अंदर गया था वैसे ही बाहर निकलेगा, बाकी किसी दुनिया को नहीं पता, बाकी पूरी दुनिया को पता है कैसे निकलेगा। और अच्छा, ये देख भी रहा है कितना रिलैक्स है, कैमरे की तरफ बार बार देख रहा है और शायद इंडिकेट दे रहा है कि भाई ना कोशिश करें, मैं खुद ही निकलूंगा। और एक मतलब होता है ना कि बच्चे जब ऐसे फंस जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और ये काफ़ी उसको यकीनन तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन बच्चों की जो शरारतें होती हैं वो यकीन करें कि कितना मुश्किल है। अब जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो सोच रहे थे कि इसको पीछे की तरफ हम खींचेंगे, लेकिन अब ये भाई साहब जो हैं अब ये आगे की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर दुनिया ये बच्चा जो है ये इसको निकाल दिया गया है। अब आप तो देखें जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। देखें मजाक अपनी जगह,
ठीक है, लेकिन फिर भी माओ को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये अच्छा फैसल 2 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा माशाल्लाह छोटा सा है लेकिन वो बेड के नीचे से मुझे मिला और मैं सो रही थी और जैसे मैंने देखा उसकी रोने की आवाज़, तो मैं इधर तो बेड में ढूंढ रही थी कि मेरा बच्चा मिला बेड के नीचे से, क्योंकि स्पेस है तो वो इजीली उस बेड के नीचे चला गया। खैर माओ को बहुत एहतियात करनी चाहिए बच्चों के हवाले से, और जिस तरह से वो उसको निकाल रहे हैं, खुदा ना खास्ता गर्दन में झटका आ सकता था या सर के किसी भी, जाहिर सी बात है सर दिमाग एक नाजुक जगह है, कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता था। खैर बच्चे को उसके बाद में जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, जो छोटी दुनिया उसका बहुत ख्याल रखें, मजाक अपनी जगह, लेकिन प्लीज ऐसी सिचुएशन में ना है कि आप खुद भी परेशान और फिर बाकी लोगों को भी आप परेशान करें। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब हम परेशानी की बात करते हैं तो अब बहुत सारे लोगों की परेशानी हल होने वाली। जो लोग शका के गली में कुत्ते हैं तो जनाब उनको गोली मार दी जाए, उनको जहर दे दिया जाए, ये इसका असला हल है, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में अब किसी आवारा कुत्ते को ना तो गोली मारी जाएगी ना ही जहर दिया जाएगा। गलियों और सड़कों पर घूमने वाले तमाम कुत्तों को खुसूसी तौर पर कायम सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरीके से होना चाहिए। रिहाइश में होता ही खाना पीना भी मिलेगा, इलाज की सहूलत भी मिलेगी। अब अरहम खान है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ये सेंटर कहाँ पर है, कैसे चलेगा, काम कब से शुरू करेगा, और स्पेशली अगर आप किसी कुत्ते को देखें आवारा तो आपने उसको किस तरह से ले जाना है और किस तरह से एडमिट कराना है। तो ये उस कुत्ते की जो कहानी कि कुत्तों को किस तरह ले जाया जाता है आपको दिखाते हैं अरहम खान की जुबानी। इस्लामाबाद के आवारा कुत्तों का मुकद्दर अब गोली होगी ना जहर, लेकिन उनकी आबादी मजीद नहीं बढ़ने पाएगी। आवारा कुत्तों के लिए तल्लई के इलाके में इब्तदाई तौर पर 500 कुत्तों की गुंजाइश वाला सेंटर कायम किया गया है। शहर भर के आवारा कुत्तों को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। लोग शिकायत करेंगे मिस्ट्री डॉग्स की, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया है, ये जाके डॉग्स को पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन होगी और उनको यहाँ पर रखा जाएगा। सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके हम इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब होंगे। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर के क़याम का मकसद अगर एक तरफ आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को रोककर शहरियों की शिकायत का अजाला है, तो दूसरी जानिब जानवरों के हकूक की खिलाफ वर्जी का खात्मा भी है। आबादी को, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ह्यूमेन वे है। ह्यूमेन वे है TNVR, नस्बंदी, जाके कुत्ता जो है वो आगे बच्चे पैदा ना कर सके, और उसके रवैये को, उसकी एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी रैबिट वैक्सीनेशन की जाएगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट काफी लैब्स बनी है, क्वारंटीन एरिया बने हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहर में मौजूद आवारा कुत्तों को गोली या जहर से ना मारने की हिदायत के साथ इंतजामिया को मुतबादिल पॉलिसी बनाने के अहकाम जारी कर रखे थे। इस्लामाबाद में अभी ना तो कोई कुत्ता आवारा रहेगा और ना ही बेघर, शहरियों को भी उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर ने सबकी मुश्किल आसान कर दी। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस पे हम बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस, चेयरमैन सीरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमसे बात कर रहे हैं। दूसरा शुक्रिया इसलिए कि हम जो है इन स्ट्रे डॉग्स के हवाले से ये समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। बाहर दुनिया में इनकी टैगिंग भी होती है और उनको जो वहाँ की बल्दिया है वही सारा खाना भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है इनके तरफ वो इतना एग्रेसिव है, इन रिटर्न ये भी एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपने इक़दाम उठाया है, इट्स हैट्स ऑफ टू यू। बताइए कब से तमाम तर मामला शुरू कर रहे हैं आप? जी, मामला तो स्टार्ट हो गए। हमने ओवर द वीकेंड सेंटर इनाग्रेट किया था और अब हम इस पर कंप्लेंट्स लेनी शुरू कर दी हैं और कंप्लेंट्स को अटेंड करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह आपने दिखाया, बताया, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमने सेंटर बनाया है पाकिस्तान में। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों को जमा करके किसी जगह पे फेंकते जा रहे हैं। एक प्रॉपर फैसिलिटी डेवलप की है, उसमें हमने सिविल सोसाइटी से मुशावरत की और उनसे कहा कि हमें गाइड करें, हमें बताएं कि इस तरह के सेंटर में एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास लिमिटेड एक्सपर्टीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन आपको पता है कि हमारी एक बहुत वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है और ये इशू जो है ये उठाया भी बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी ने था। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने इस इशू को उठाया था कि कुत्तों को इस तरह नहीं मारना चाहिए। मैं इंसिडेंटली आपको बताऊं, पाकिस्तान में क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के जो कवानीन हैं वो 1890 की आसपास के बने हुए हैं, यानी कि हमने गोरों से इनहेरिट किए ये कवानीन, लेकिन हम उसकी स्पिरिट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए। कुत्ते को देख के गली मोहल्ले में पत्थर मारना, उसको भगाना, उसको थकाना, ये हमारे मशगलों के अंदर शामिल है और रिजल्टेंटली
वो एक एग्रेसिव जानवर है, बाय नेचर बाय डिज़ाइन एक एग्रेसिव जानवर है, वो रिटेलिएट करता है और रिटेलिएशन के अंदर फिर आपको पता है कि इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक सेंटर बनाया गया है जिसमें हम इन स्ट्रे डॉग्स को, आपको पता है कि मुमानियत थी, मुमानियत सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हमारी आला अदलिया ने मुमानियत की हुई है कुत्तों को मारने के हवाले से, और एक पॉलिसी बनाने का कहा हुआ है। कुछ जगहों पे पॉलिसी बन भी गई है, लेकिन उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा था उसको, कि कैसे पता चलेगा कि कौन से कुत्ते को पकड़ा गया है और कौन से कुत्ते की वैक्सीनेशन हुई है, कौन से की नहीं हुई है। ये एक बड़ा ग्रे एरिया था जिसके ऊपर कोई ऐसा सच काम नहीं हुआ था। तो हमने इस्लामाबाद में ये आइडिया कंसीव किया, और मैं आपको जो अच्छी बात है वो बताऊं कि ये 25 दिन से कम टाइम के अंदर ये मुमकिन हुआ। ना सिर्फ आइडिया कंसीव हुआ, बल्कि ये पूरी की पूरी जो फैसिलिटी डेवलप हुई है, जो आपने दिखाई भी है अभी, ये सारी की सारी फैसिलिटी हमने इन लेस देन 25 डेज डेवलप की है। एंड आई टेल यू कि ये कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसको जल्दी में डेवलप किया गया, ये जल्दी में ज़रूर डेवलप हुई है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें विजिटर एरिया भी है, इसमें वेटिंग एरिया भी है, इसमें डॉक्टर का एरिया भी है, इसमें लेबॉर्ट्री भी बनाई गई है, इसमें कैनल एरियाज़ भी हैं, गर्मियों और सर्दियों का हिसाब किताब भी रखा है हमने। इस्लामाबाद के मौसम को सामने रखते हुए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज का इंतज़ाम भी किया है कि अगर बारिश होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पर छप्पड़ बन जाएंगे और कहीं पानी जमा हो जाएगा। और इसी तरह हमने प्लांटेशन भी की है। अभी गो के इतनी ज़्यादा प्लांटेशन वहाँ पर नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल बैरन जगह थी, लेकिन हमने ये सोच के कि ये चंद सालों में ग्रो करके यहाँ सायादार दरख्त भी लगाए हैं, और अदरवाइज़ भी हमने शेड्स बनाए हैं ताकि जो है वो कुत्तों को गर्मियों और सर्दियों दोनों में अच्छी कंडीशंस में रखा जा सके। इसके साथ साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि हमने सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि उनको हमने इसका हिस्सा बनाया है। उसको उनको हमने फ्रीक्वेंटली अपने सेंटर्स पे बुला के उन्हें कहा कि आप हमें बताएं कि हमें कैसे इम्प्रूव इसको करना है। एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीज़ है, इससे पहले इस तरह का कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इवन देन हमने स्टार्ट वहाँ से लिया है कि इसमें मज़ीद इंशाल्लाह ताला और भी हम बेहतरी करते जाएंगे। और जो आइडिया है ऑब्वियसली वो ये है कि हम ना सिर्फ ये कि कुत्तों को मारे नहीं, बल्कि सोसाइटी में उनके लिए एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी क्रिएट करें। अब हमारा आइडिया ये है कि हम सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पर कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर लाएंगे, और उनको यहाँ पर फिर उनकी नसबंदी की जाएगी या उनको जो न्यूट्रल करने के इंतजाम है वो किए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कोई रेबीज का इशू है, कोई पैरासाइट्स का इशू है, या अदरवाइज आपको पता है कि आवारा कुत्तों के अंदर बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं। तो हमारे पास वहाँ पे वेटनरी सर्जन मौजूद है, और पूरा एक हमने वहाँ पर फार्मेसी क्रिएट की है इनकी दवाइयों के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला हम इसको देख रहे हैं कि ये रोल मॉडल होगा, सेंटर होगा उस्मान साहब। और ये शमा से शमा जलती जाएगी। थैंक यू सो मच कि सोसाइटी के इस हिस्से अंडरस्टैंड करने के लिए, और यही वो खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो माशरे को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। जब बात होती है खूबसूरती की तो देखिए ख़ातीन चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखें। और बाय द वे आई हैव अ सजेशन, ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी अच्छी हैं। हाँ तो लेकिन हाँ, अब कुछ लोग समझते हैं कि मेकअप लाजमी होता है। तो मेरी को एंकर महक असलम नादिया हुसैन के सैलून गई, उन्होंने ये पता करने की कोशिश की जी क्या ट्रेंड चल रहा है, और बाकी जितने भी मामला हैं वो मैं क्यों बताऊँ, वो आप देख लीजिए। तो जनाब आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पर मैजिक होता है, यानी यहाँ पर मेकअप होता है। मेकअप कौन करता है? नादिया हुसैन। मेकअप में जिद्दत आती रहती है, चेंज आता रहता है, मेकअप ट्रेंडी होता रहता है, और ट्रेंडी मेकअप अगर हम करें तो यकीनन हम ज़्यादा प्यार लगेंगे, बजाय इसके कि हम पुराना मेकअप भी करना शुरू कर दें कि हमें पता ही ना हो कि मेकअप में क्या चेंजिंग लानी है, क्या चेंजिंग्स नहीं लानी। सो आप तमाम ख़वातीन जो कि इस वक्त मुझे देख रही हैं घरों में बैठ के, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है मेकअप सीखने का, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने विजिट किया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो आई एम गुड। आप लोग माशाल्लाह आपने इतना अच्छा मेकअप किया और इतनी फ्रेश आपकी स्किन है। मेरा सबसे पहला तो सवाल है कि जो लोग मेकअप करते हैं उनकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे रह सकती है? देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। भले आप रोज़ मेकअप करें, लेकिन आपको अपनी स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छी रखनी है, प्रॉपर तरीके से मेकअप उतारना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल करने हैं अपनी स्किन केयर के लिए। आज हम करें पार्टी मेकअप। जी बिल्कुल ठीक है, तो हम पार्टी मेकअप के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे? एक बेसिकली प्रोसेस होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है ना। ये इनका प्रोसेस हमने कर दिया हुआ है,
लेकिन मेकअप से पहले जो है वो स्किन को असेस करना ज़रूरी है। अब देखिए इनकी स्किन पे जो है वो हल्के हल्के से खड्डे से हैं, थोड़े से, इसका मतलब है कि इनके थोड़े से पोर्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है ना। तो हमें जो है वो इनको पोर फिलिंग प्राइमर जो है वो लगाना है। ये पोर फिलिंग प्राइमर, ये है पोरफेक्ट प्राइमर। ये जहाँ पे आपके जो पोर्स है ना वो इस प्राइमर की वजह से, क्योंकि इस प्राइमर के अंदर सिलिकॉन मौजूद है, तो इस प्राइमर की वजह से जो है वो पोर्स जो है वो बिल्कुल लाइक उसके अंदर सिलिकॉन ऐसे जाके बैठ जाएगा। मैं इनकी स्किन को असेस करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हल्का सा इनके ड्राई पैचेस भी फेस पे हैं, तो मैं जो हूँ वो इनको सेमी मैट फाउंडेशन लगाऊंगी, जो कि है मेरा ये पंप इट अप का फाउंडेशन। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सेमी मैट फाउंडेशन है जो कि बहुत अच्छी प्यारी फिनिश देता है स्किन पे, और ना बहुत ऑयली है और ना बहुत ड्राई है, ठीक है ना। तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कलर जो है वो इन्हीं की स्किन टोन से थोड़ा सा 1 to 2 शेड्स लाइटर है, लेकिन ये है कि ये इवेंचुअली जब ये लग जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल इनकी स्किन टोन में ब्लेंड हो जाएगा। जो आपके फाउंडेशन थोड़े से पिंक टोन में होंगे वो आपको डिपेंड करता है, अगर आप ही उस कैटेगरी में आते हैं कि आप पिंक टोन की इस्तेमाल कर सकते हैं फाउंडेशन, तो आप पिंक टोन की करें, वरना आपके ऊपर वो ग्रे लगने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको हमें जो है वो जनरली येलो टोन का फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, जो कि हमारी स्किन में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए और स्किन में अब्जॉर्ब होने के बाद वो ग्रे ना हो, और बल्कि हमारी जो पिगमेंटेशंस वगैरह होती हैं उनको भी जो है वो छुपा देता है। हमें येलो टोन गोरा करता है, ग्रे नहीं करता है, येलो टोन गोरा करता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारी, आपको इस चीज़ का पता नहीं। अच्छा जी, बेस लगने के बाद उसको टैप करना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ लोग टैप नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखें जब स्किन होती है ना, जब ख़ास तौर पे जैसे कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट किसी को मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं इनकी स्किन के ऊपर जो ये मेरा ब्लेंडर है मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकती हूँ। ड्रैग करूँगी इनकी स्किन पुल होगी। अब जो है वो मैंने इनको फाउंडेशन लगा दिया है। अब मैं एक क्रीम बेस्ड मेरा कॉम्पैक्ट है, ये क्रीम फाउंडेशन जिसका कलर नॉटी है, और ये जो है मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ आँखों के अंदर जो है वो मैं हल्का सा इसको लगा के मैं आँखों के नीचे जो है ना इसको मैं अंडर आई को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। अंडर आई को जब मैं हाईलाइट करूँगी तो इस तरीके से जो है वो एक 2 टोन में आपका फाउंडेशन हो जाएगा, कि जिसकी वजह से 2 टोन की वजह से, अगर आप अब भी देखेंगे 2 टोन की वजह से ऑटोमेटिकली इनका फेस कॉन्टोर भी लग रहा है, और जो चीज़ जो एरिया हमें हाईलाइट करनी है जो कि है सेंटर ऑफ द फेस। अच्छा जी, अब हम ब्लश ऑन वाली साइड पे आ गए। जी जी जी, ब्लश ऑन लगा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो है इज़ मोर ऑफ द लिफ्टेड फीचर्स, कि हमें फीचर्स को लिफ्ट करना है, इस वजह से जो ब्लश ऑन भी जो है वो मैं इनके चीक बोन के ही हिस्से पे लगा रही हूँ, ताकि हल्का हल्का सा इनके लिफ्टेड फीचर्स ही नज़र आएँ। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना एक तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि जिससे आपका फाउंडेशन विद इन द टाइम फ्रेम जब आपका आई मेकअप हो रहा है उस दौरान में आपका फाउंडेशन सेट भी हो जाता है बड़ी अच्छी तरीके से, और ग्लोई भी लगता है, ठीक है। ग्लोई जो है वो आजकल बड़ा इन है लुक, ठीक है, और हर एक को बहुत ग्लोई स्किन चाहिए, बहुत ग्लोई फाउंडेशन चाहिए। मैं इस वक्त जो हूँ, ये मेरा जो सेटिंग स्प्रे है, ये भी मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बीच में जो है फाउंडेशन करने के बाद सेटिंग स्प्रे मैं हल्का सा इनके फेस पे लगा रही हूँ, ठीक है। ये सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अब मैं इनके फेस के ऊपर लगा रही हूँ ये हाइलाइटर, ठीक है। ये अगेन मेरी ही ब्रांड का हाइलाइटर पैलेट है। इसका जो है अब हल्का सा जब इनका फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर जो है वो मैं जब हाइलाइटर लगाऊंगी तो बड़ी अच्छी तरीके से वो जिसे कहते हैं ना चिपक जाता है, और ये फिर हटता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर अब आप देखेंगे जब मैं इनका ये हाइलाइटर लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये वाज़ेह हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं इनका आई मेकअप शुरू करूँ। अब आप देख सक रहे होंगे कि इनकी फेस पे जो अभी तक मैंने इनके फेस पे जो है वो सिर्फ मैंने फाउंडेशन, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर किया है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी इनके फेस पे जो डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं,
उस डायमेंशन को जो है इसी को अब इस हल्का हल्का सा मैं इनके आई मेकअप जब करूँगी इनकी लुक इतनी प्यारी हो जाएगी, इतना वाज़े किस्म का चेंज आता है, बिकॉज इवन दिस मच इज़ एक्चुअली क्वाइट इनफ। हमारा आई मेकअप स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये मेरा मैट न्यूट्रल्स का पैलेट है ये, ठीक है, ये न्यूट्रल शेड्स हैं सारे। ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है क्योंकि इसके अंदर आपके पास हर किस्म की वैरायटी आ जाती है जो हम लोग क्रीज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आई मेकअप में मैंने इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा इन्हांस किया है, ठीक है ना। अब मैं हल्का हल्का सा और इनकी जो ब्लेंडिंग है वो क्रीज की ब्लेंडिंग थोड़ी सी कर रही हूँ, और अब जो है वो मैं थोड़ा सा इनकी आईब्राउ बोन पे जो है वो कलर लगाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं इनके जो लिड का जो शेड है वो मैं लगा दूंगी, और मतलब अगेन थोड़ा सा और हल्का सा लाइनर, क्योंकि इनकी आंखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी हैं तो इनकी आंखों पे लाइनर जो है वो लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं इनके हल्का सा जो है वो ग्लिटर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा लगाना चाह रही हूँ। ग्लिटर जो है वो एक अगेन थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत सी लुक जो है वो ग्लिटर की वजह से जो है वो आ जाती है। और ये भी आप फिंगर से ही टैप जी, बिकॉज ये जो है ना वो मुझे इसको प्रेस करना है इनटू द आई। फिंगर के थ्रू ज़्यादा आसानी से ये हो रहा है। हाँ, और या फिर ये क्योंकि ये प्रेस्ड ग्लिटर है, ये जो है ये ग्लिटर जो है वो लूज ग्लिटर नहीं है। अच्छा, आईब्रोज के लिए जो आप शेड यूज़ कर रहे हैं इसका भी बड़ा कमाल होता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसे आईब्रोज शेड यूज़ कर रहे होते हैं नादिया कि वो बड़े अजीब लगते हैं आपकी स्किन पे। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक टोन से जो है वो आपको गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो डार्क ब्लैक टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श लगते हैं। ब्राउन की टोन्स में अगर आप रहेंगे तो आप सेफ हैं। अच्छा नादिया, जैसे आपके नहीं आप जेल यूज़ कर रही हैं, अभी भी हम बहुत बड़े बड़े सैलून्स में देखते हैं कि पाउडरी आईब्रोज के कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, क्या डिफरेंस है? पाउडर अगर आईब्रो होता है तो फिर वो थोड़ा सा आसानी से हट भी जाता है, अनटिल अनलेस अगर आप उसको ज़ाहिर है वेट इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा बहुत जो है वो लाइक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। लेकिन जैसे कि ये जेल आईब्रो है ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये वाटर प्रूफ होता है। अब जो है वो मैं लिप कलर लगा रही हूँ। लिप कलर में अमूमन मैं कभी भी लिप पेंसिल के अलावा मैं लिप कलर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो एक शेप अच्छी देना, प्रॉपर शेप देना वो मुझे बहुत मतलब ज़रूरी लगता है लिपस्टिक्स में। अच्छा, इनकी लिप्स क्योंकि बहुत पतले हैं तो मैं इनकी थोड़ी सी लिप्स को इन्हांस कर रही हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप लिपस्टिक का जो शेड है वो ये देख के चूज़ करेंगे कि आपका आई शेड कैसा है या आपके कपड़ों का कलर कैसा है। चलें जी, हमारा मेकअप तो डन हो चुका है और वही मैट हमने लिपस्टिक यूज़ की, उस पर हमने ग्लॉस अप्लाई किया और जैसे नादिया कहते हैं कि बड़े प्यारे से आपके होंठ लगते हैं वो लगना शुरू हो गया और माशाल्लाह वो खुद भी इतनी प्यारी लग रही है, इतना ज़बरदस्त नादिया ने मेकअप किया है। नादिया, लास्ट में कोई कमेंट जो कि ख़वातीन हमें देख रही हैं घर बैठे हुए? हमारे जो प्रोडक्ट्स, जो लोकल प्रोडक्ट्स इन द सेंस कि जो लोकल ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन टोन के लिहाज से बनाए गए हैं, ठीक है। और मैं अपने ही ब्रांड के बारे में ज़रूर ये कहूँगी कि मैंने इस चीज़ को बहुत सोच समझ के जो है वो सिलेक्शंस की हैं, कलर्स की, फाउंडेशंस की, पाउडर्स की, पिगमेंट्स की, आई शैडोज़ की, शिमर्स की, ग्लिटर्स की, जो कि हमारी स्किन टोन पे सूट करते हैं और बहुत इजी टू यूज़ हैं। ये वो 5 मिनट वाली जो वीडियो है ना वो तभी बनती है जब आपके पास मेकअप अच्छा होगा और आपको इस्तेमाल करना आता होगा। थैंक यू सो मच जनाब, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा लेकिन अच्छे शेड्स और अच्छे ब्रशेस के साथ। चलें जी, अब वो ख़वातीन जिनकी कुछ परेशानी है मेकअप के हवाले से या मेकअप प्रोडक्ट्स के हवाले से, अब उनकी परेशानी दूर होगी। मेरी तो वैसे भी दूर ही है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस और दिल की दीगर बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। ओके, अब इसकी वजह क्या है? आपको याद होगा कराची में भी एक ऐसा ही वाक़या सामने आया था जहाँ पे 17-18 साल का लड़का ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया एंड इज़ गॉन।
तो अब लाहौर में भी ये सिचुएशन है। और हाँ, इसके अलावा भी आपको अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर उस्मान क्लब लाहौर में ना, उनको भी हार्ट अटैक की वजह से, और ये देखिए वो मतलब माशाल्लाह ही इज वेरी यंग एक्टिव क्रिकेटर। अब ये तमाम तर मामला है क्या? समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने अमराज़ क़ल्ब के बड़े इदारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन से बात की है, आपको दिखाते हैं। आज आपके इस शहर के तमाम मेजर बड़े अमीर इलाकों के स्कूलों में प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं हैं। जौहर टाउन के अंदर उन्होंने जो प्लेइंग ग्राउंड्स का एरिया था उसको उन्होंने बेच के वहाँ पे अस्पताल बना दिए पकड़ के बल्कि। सो हकीकत ये है कि जो एक्सरसाइज करने की जगहें थी वो हमने ख़त्म कर दी। जो बच्चों को जब एक्सरसाइज पे राग़िब करना था यानी कि स्कूल के दिनों में, हमने वो करना छोड़ दिया। जो खुराक थी कि हाई क्वालिटी थी हमारे यहाँ से वो निकल गई। आलम यहाँ तक बिगड़ गया है कि आपके सड़कों के ऊपर आज से 20 साल पहले आम साइकिल नज़र आती थी, आज साइकिल एक रेयरिटी है। ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल्स पे चले गए और जिस तरह से हमारे ये थोड़े बहुत जो पार्क्स लाहौर में हैं इनको भरा होना चाहिए, बिलखुसूस ऑफ वर्किंग आवर्स में, ये उस तरह भरे हुए नहीं होते कि यहाँ पे खचाखच रश होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के हवाले से एक मुहतात अंदाज़ा ये कहता है कि पाकिस्तान की सिर्फ कोई 10% आबादी ऐसी है जिसका ब्लड प्रेशर की तशख़ीस होने के बाद प्रॉपर उसका कंट्रोल हो रहा है। शुगर हो गई, आप कह सकते हैं जी अल्लाह की मर्ज़ी थी। ब्लड प्रेशर हुआ, आपने कहा जी अल्लाह की मर्ज़ी थी। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी कहा जा सकता है कि जी अल्लाह की मर्ज़ी थी क्योंकि उसकी बनावट जिस्म की ऐसी थी, लेकिन उसकी खुराक क्या खाते हैं उसका जहन में हिस्सा रखें। लेकिन एक तोहफ़ा हम बाज़ार से जाके जहर ख़रीद के लाते हैं और उसके हम जेब से पैसे देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मेरा इलाज मुफ्त हो। मैं जिस जहर की बात कर रहा हूँ उसको सिगरेट नोशी का कहा जाता है, तंबाकू का। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं जो कहते हैं नहीं सर शीशा पीना है, उसके बगैर गुजारा नहीं। बेसिकली घरों के अंदर ये एक सोशली एक्सेप्टेबल ईवल है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में चले जाइए, ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी इमरजेंसीज में इसका शुमार होता है। आज छोटा मुल्क है, फिज़िकली आबादी में बहुत है, और इसके अंदर आपको इस वक्त 50 ग्राउंड फ्लोर के जो मरीज़ हैं उसमें आपको 5-7 जवान लोग नज़र आ जाएंगे। हमारे यहाँ एक बेबहा लोग हैं जो 20 की हिस्से में भी मिलते दिल के मरीज़ आते हैं। 30 और 40 में नंबर बढ़ गया है जो जितना पहले था, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है बाकी उम्रों में भी है। पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और ऑयल महंगा आता है। पाम की हाई क्वालिटी इंडेक्सेस भी है और पाम की पुअर क्वालिटी इंडेक्सेस भी हैं। जब आप उसको मॉडिफाई करके कुकिंग ऑयल में डाल देते हैं तो वॉल्यूम में तो वो इस्तेमाल हो जाता है, क्वालिटी में वो बेड़ा गर्क होता है। चिकन फीड के अंदर ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो हार्मोनल्स हैं। वो हार्मोन्स कुकिंग से ख़त्म नहीं हो जाते, वो हार्मोन्स कल को उन बच्चे और बच्चियों को मिल जाते हैं और फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो खेत एक ज़माने में 10 मन 15 मन गंदम प्रोड्यूस करता था और सिर्फ वो एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करता था और उसको हाई यील्ड गिना जाता था, आज वो खेत खादों की हेल्प से वो 30, 40, 50 और कई इलाकों में 60 मन भी प्रोड्यूस करता है। और वो खेत कॉन्स्टेंटली फैक्ट्री की तरह कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करता चला जाता है और ज़मीन को आप आर्टिफिशियली रिप्लेनिश कर रहे होते हैं। वो जो आर्टिफिशियल रिप्लेनिशिंग चीज़ें हैं उससे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका किसी ने कोई प्रॉपर तायुन नहीं कर सका अभी तक। एक पूरी जनरेशन को नाम दिया जाता है मैकडॉनल्ड जनरेशन। बेसिकली गोल मोटे बच्चे जो कि भागते खेलते बिल्कुल नहीं है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और फिर बहुत जल्दी बीमारियों के साथ अस्पतालों में आना शुरू हो जाते हैं। सो आजकल हम लोग उस तरफ चल पड़े हैं। और इससे अगर आप ये पूछना कि बचने का तरीका क्या है तो वही है बेसिक, एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करो। सिगरेट नोशी डायरेक्टली एसोसिएटेड है ब्लड प्रेशर से, और सिगरेट का इस्तेमाल और तंबाकू का इस्तेमाल फिर डायरेक्टली एसोसिएटेड है दिल की तकलीफ़ों के साथ। हमारे यहाँ तकरीबन 10% ख़वातीन भी सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू के इस्तेमाल में है। आप उनसे वैसे पूछें उतनी परसेंटेज मानती नहीं है। वो कैजुअल स्मोकिंग को स्मोकिंग गिनते नहीं है, वो दिन का 1 या 2 सिगरेट को सिगरेट गिनते नहीं है। आप सिगरेट पीना छोड़ें, मुकम्मल छोड़ें, आपको 2 से 3 हफ्तों में आपके जिस्म की ताकत के अंदर बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाती है।
3 से 4 महीनों में आपके दिल के ऊपर और बहुत सारे जो बोझ हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर आप तकरीबन नॉर्मेलिटी पे आ जाते हैं। प्रिवेंशन का काम सिर्फ हुकूमत का और हस्पतालों का नहीं है, ये काम माशरे का है। तो जो चीज़ें आपके माशरे में गलत है, ग्राउंड्स का ना होना, स्कूल का बन जाना और उसके साथ स्पोर्ट्स फील्ड का एसोसिएट ना होना। इस वक्त आपने शहर में जगह जगह फिरे, आपको बेबहा पार्क्स नज़र आएंगे। ये स्कूल उन पार्क्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सुबह के वक्त ये प्लेइंग फील्ड्स बन जाएं, शाम के वक्त उस इलाके के लोग बुज़ुर्ग जो हैं वो जाके वहाँ पे सैर व तफरी करें और उनके बच्चे वहाँ पे खेलें। हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं, बड़ा आसान है हुकूमत पे गंदा डाल। मुझे इतना बताओ, हुकूमत ने कह दिया ना कि सिगरेट ना पियो, वो एक कानून बना सकती है, उसको नाफिज करना तो लोगों का काम है। तो आपने देखा कि क्या वजूहात हैं कि हमारे नौजवानों में भी ये मरज़ बढ़ता चला जा रहा है। खैर, अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे कि सितंबर का जो आखिरी हफ्ता है, जो चल रहा है, वो आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपके माली मामला दुरुस्त होंगे या फिर ज़्यादा मुश्किलात होंगे, और इसके अलावा क्या क्या आपकी सेहत जो है वो डाउन हो जाएगी या पूरा हफ्ता क्या आपके रिश्ते के लिए लकी रहेगा ये हफ्ता या नहीं। और वो लोग जो शादी करना चाह रहे हैं भाई, ये सितंबर वो करें कि नहीं करें, उनके लिए कैसा रहेगा, वो करें या नहीं करें। वो ब्रेक ले लें या हम ब्रेक ले लें, हम ब्रेक ले लेते हैं। हम बताएंगे। माहिर इल्म नजूम राजा हैदर हमारे साथ होंगे, सो स्टे विद अस। कहीं नहीं आपने जाना, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, दोबारा साथ रहिएगा। दूसरा सेहत, खवातीन को ये होता है, खवातीन को क्या होता है? खवातीन को ये होता है खूबसूरती। अच्छा कि खूबसूरती बरकरार रहेगी ना। खैर, ये बहुत सारे सवाल हैं और हमारे साथ मौजूद है माहिर इल्म नजूम राजा हैदर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सितंबर वैसे सितमगर रहता है, लेकिन इस सितंबर का जाता जाता जो हफ्ता है ये ओवरऑल कैसा रहेगा? अच्छा, ये शायद मुहावरतन तो इसको सितमगर कहा जाता है, जनाब शेख रशीद साहब की ज़बानी जी। इसका कोई सितम से ताल्लुक़ नहीं है। सितंबर जो है, क्योंकि प्लानट इसका मरकरी है, वर्गो के साथ जा रहा होता है, फिर आगे चेंज होता है। इसमें पूरे का पूरा साल जो है ये निचोड़ता है हर चीज़ को। आप देख लें, सितंबर से पहले अगस्त और सितंबर, ये दो वो हैं जिसमें आपके फ़ैसले हो जाते हैं अगले 7 महीने के लिए। तो अब जो सितंबर है, इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं ये वाइंड अप है हर चीज़ का, तो इसलिए अच्छा है ये बहुत। लेकिन अब तो 3 दिन है, इसके बाद जाहिर है जब 9 अक्टूबर को फर्स्ट रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा। वैसे पूरी दुनिया में 8 को है, लेकिन पाकिस्तान में चांद नज़र नहीं आया टाइप गुफ्तगू से, क्योंकि दूरबीन अच्छी नहीं है हमारी। तो 8 से बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हो जाएंगी। एक तो वो स्पिरिचुअली अगर आप इसको देखें तो ये फर्स्ट मंथ होगा अक्टूबर का, जिसमें बहुत सारे लोगों के जितने ज़ोडिएक साइन हैं उनके मसाइल ख़त्म होते हुए आप देखेंगे। आप कहेंगे ये पूरा साल नहीं हुआ, अभी कैसे हो गया। तो क्योंकि प्लैनेट एक्स की पावर इस बार सारे स्टार्स को मिल रही है। डिस्कस तो हमने स्टार्स करना था, लेकिन वक्त की कमी के बाद हम जनरल डिस्कस कर लेते हैं इसको। जी अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ये जानने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर बेसब्रे हैं कि भाई क्या होने जा रहा है सियासत में, क्या होगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, बैठेगा भी कि नहीं। हाँ, ये देखिए, आपने ऊँट की मिसाल अच्छी दी क्योंकि हिचकूले लेता है ना, उस पर बैठा हुआ बंदा। हमारी सियासत हिचकियाँ ले रही। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोगों ने ये पेशनगोई की हुई है, चला रहे हैं सियासी जो लोग हैं कि जी बस अभी कुछ ही दिनों में हुकूमत पलट जाएगी, इलेक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्शन नहीं हो रहा है, दूर दूर तक नहीं। ये गवर्नमेंट पूरा अपना टाइम पूरा करेगी, डेफिनेटली ये पूरा करेगी। और इसमें वो जो नेक्स्ट एक आ रही है, देखिए, पावर होना, दिखना, एक होता है येलो जर्नलिज्म। आपको पता है मीडिया है, जाहिर है उसमें जो नहीं होता उसको ऐसा पेंट करके दिखाते हो आपके, कहता रहे यार ये सच है। येलो सियासत भी है सर, ठीक है ना। इसमें सियासत में जो अभी हो रहा है, पावर तो है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जितना भी आप कह लो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। हम किसी की फेवर में नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो स्टार्स की अकॉर्डिंग चल रही है। वरना आप देखें कि वो लोग जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये मुल्क में आ नहीं पाएंगे, ये वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ अभी बोल रहे हैं।
हाँ, ये जब इलेक्शन होगा, अगर होगा, ये भी फिर मैं इससे हम वो भी अभी चांस नहीं है। अच्छा। उसको भी टूल दिया जाएगा, जो टाइमिंग आएगी उसमें भी कम से कम 4 मंथ का टाइम लगेगा, फिर आगे चल के इलेक्शंस के, लेकिन वो होगा 50-50 की बेसिस पे। जो हमें लग रहा है जी 2 सीटों से बस गवर्नमेंट, ये वो वाला है, क्योंकि जोड़ तोड़ बहुत होनी है, सब कुछ होना है। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या होना है, सबसे अहम चीज़ है 2025 तक बहुत निचोड़ा जाएगा। ये जो कह रहे हैं महंगाई कम होनी है, नहीं होगी। यानी आवाम 2025 तक तैयार रहे ये, क्योंकि चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेसेस हैं, सब बिल्कुल इस सैलाब के बाद तो बिल्कुल लोगों को लग नहीं रहा। बाहर से लोग आके यहाँ पे चैरिटी की अपील कर रहे हैं, तो वाकई में है, जिस पे गुजरी है वही हाल हमारा जाने, तो ये जिन पे गुजर रही है वो जानते हैं कि कितने कड़े हालात हैं। अच्छा राजा भाई, मईशत के हवाले से जो कि आपने कहा ना कि वो लोग जिनके आने के बारे में तसव्वुर भी नहीं था वो आ गए। अब जैसे इसहाक डार, अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया, लेकिन हमने देखा डॉलर नीचे आ गया। इसहाक डार साहब हल्फ लेंगे, ये अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और डॉलर कम से कम 27 रुपीस तक नीचे भी लाएंगे। इससे नीचे नहीं, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2-2, 1.5 रुपए करके नीचे आएगा। सोने का भाव नीचे आएगा। ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं। क्रिप्टो का तो हाल बुरा है, लेकिन वो भी सिर्फ इस वजह से कि रशिया जो वॉर चल रही है उसकी, जो ही ये खत्म होगी बिटकॉइन फिर से 60,000 पे चला जाएगा, जो अभी $19,500 का चल रहा है। तो डॉलर तो आएगा नीचे, ये उन लोगों के लिए जो, लेकिन हमारे मुल्क में ये ना डॉलर छुपा लिए, हर चीज़ छुपा ली, मतलब हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। कल देखें स्कूल के बच्चों की किताबें भी चैनल से चल रहा था कि जो पूरा गोदाम भरा हुआ है, स्कूल नहीं चल रहा। तो ये इसहाक डार साहब अभी अपने आप को बहुत खूबसूरत सा ज़ाहिर है, अब हर बार वो नहीं होता कि आप पहले बॉल पे ही आउट हो जाए, और उनका ये टाइम लोग देखेंगे। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, उनके स्टार्स अच्छे चल रहे हैं। ग्रेट। अच्छा राजा भाई, मुझे ये बताएं, जैसे हमने देखा कि हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और कहा कि पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया। एक पाकिस्तान मतलब इस चीज़ को दोबारा से वापस रिकवर करने के लिए एक हमें वो चाहिए ना, जादू की जप्पी वाला जो सीन होता है। तो मुझे ये बताएं कि वो टाइम पाकिस्तान पे हम कब देखेंगे, और क्या आने वाला वक्त क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से हमारे लिए ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है? देखिए 50 साल तो पीछे नहीं गया, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा ये गैप आया है। वो भी ज़मीनें, जितने किसान हैं हमारे मुल्क में वो बेचारे तो मारे गए, या जिनके घर नहीं है, ये इसको पूरा 3-1 साल तो लगेगा, क्योंकि महंगाई जिस तरह से हो रही है, डॉलर वाली गेम जो चल रही है। और अभी हमारी मतलब हम जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसमें आप अगर देखें कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा वाली जो गेम है, अब अगर बिलावल ज़रदारी की हम बात करते हैं तो वो 100% अपना दे रहे हैं कि बाहर से जितना आ सकता है, लोग आ सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लोग आए यहाँ। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-3.5 साल में कवर हो जाएगा, पीछे नहीं गए, वर्स्ट हालात नहीं होंगे। हाँ, महंगाई वाला जो एक दौर है उसमें मैंने अपने YouTube चैनल पे जब दिसंबर में ये पेशन गोई की थी, आप वो जाके अब देखेंगे, आपको लगेगा आज की है कि कितने लोगों की हलाकत इससे होनी, कितने मवेशी मरने, कितनी बारिश, कितना डॉलर का रेट तब 170 का चल रहा था। और हर चीज़ थी। असल में क्या है, कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3-3.5 साल में बेहतरी आएगी। अच्छा भाई, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ और मैं जानना ये जरूर चाहूँगा, वैसे तो बहुत अच्छी हमारी टीम चल रही है, अच्छी चल रही है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हम और देखें एक बात ये भी है कि बहुत ब्लड प्रेशर के मरीज बनाते हैं, आखिर में आके हम जीतते हैं या फिर जीतते हार जाते हैं। तो क्या हम तैयार रहें दोबारा मरीज बनने के लिए, या फिर कुछ अच्छा है स्पोर्ट्स में? देखो मसला ये कि मैं, क्योंकि यूके के जितना भी ब्रिटेन जो स्पोर्ट चल रही, उनका तो अपना खेल है ना, वहीं से तो शुरू हुआ। अभी इनके नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, नंबर 3 तक है। पाकिस्तान की जो टीम है उसमें नंबर 4 निमरोलॉजी, इल्म जफर में, वो हाईलाइट हो नहीं रहा। तो ये जो होता है कि 3-4 जीतना, ये वो वाली है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। अब डेट्स पे है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि लास्ट मैच हमारा कब होना है, वो डेट बड़ी काउंट करती है, लेकिन जो अभी होना है उसमें तो ब्रिटिश लंदन। अच्छा, तो लास्ट में राजा भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चलेंगे, तो हमने अपने स्पोर्ट्स की भी बात कर ली, सियासत की भी बात कर ली, वो बच्चे जो कि अब इम्तिहान देने जा रहे हैं या जिन्होंने इम्तिहान दे चुके हैं, उनके सितारे कितने गर्दिश में? अच्छा देखिए, एक प्लैनेट होता है जैसे जुपिटर है, वो आपके रोजगार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ज़ोहरा सितारा मोहब्बत के लिए होता है। आप कभी कह रही थी औरतों को क्या चाहिए होता है, उनकी ब्यूटी चाहिए, औरतों को चाहिए होता है मियाँ बेनज़र, और कुछ नहीं चाहिए। किधर जा रहा है? सच बात, गूगल पे नहीं पहुंच सकता जब मियाँ पे पहुंच जाए।
तो वो है। अच्छा, ब्रेन के जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट एक्स के साथ 2 स्टार्स होते हैं जो हमारे अचानक ही बैठे बैठे आपको पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको बैठे बिठाए लफ्ज़ भूल जाता है। मुझे बचपन में कायद आज़म का काफ भूल गया था और मैं हमेशा नंबर 1 पे आता। वो काफ वाली काफ है, 2 नुक्तों वाली काफ है, ब्लैंक हो गया। फिर मैंने सर को कहा, सर ने कहा यार मतलब हेल्प तो हो जाती नहीं, या तो सब। इसी तरह बच्चों के जो इस वक्त ब्रेन वाला है वो एक्टिव नहीं है, वो 75% पीछे जा रहा है। जो बच्चे 1 पे आते थे वो 5 या 6 पे ही आएंगे। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, बिकॉज ये कोविड ने भी बहुत खराब किया। फिर प्लैनेट की जितनी चीजें आप आदी हो गए उस चीज की, बिल्कुल। और इसलिए बच्चों को जरा मेहनत ज्यादा करनी है। और ये जो पंजाब का रिजल्ट आया था ना, ये बता रहा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत करनी है। राजा भाई बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब, अब आप लोगों को पता चल गया होगा पाकिस्तान की सियासत, खेल और स्पेशली वो माएँ जो बच्चों की पढ़ाई पे परेशान है ना, उनको डंडे मार मार के पढ़ाई, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।